नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अर्थशास्त्र की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, किसने भारत में बेकर शुरू करने का सुझाव दिया? ए उर्सुला हिक्स, बी एन कल्डार, सी जे.आर. हिक्स, डी ए.के. सेन। तो एन कल्डार ने भारत में बेकर लागू करने का सुझाव दिया और 1957 में जाकर लागू करने का सुझाव दिया। इसके अलावा बेकर के अलावा कल्डार ने संपत्ति कर, उपहार कर और उपभोग कर को लागू करने का सुझाव दिया। बेकर 1957 में, संपत्ति कर भी 1957 में लागू करने की बात कही गई और उपहार कर को 1959 में लागू करने की बात कही गई। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? कल्डार, बी सही हो जाएगा। अगला 2 नंबर, एन कल्डार ने भारत में किस सन में बेकर शुरू करने का सुझाव दिया? 1954, 55, 56, 57 तो भी बताए हैं। बेकर संपत्ति कर को शुरू करने का सुझाव 57 में दिया था और उपहार कर को 1959 में शुरू करने का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला, उपभोग कर लगाने की सिफारिश किसने की? एम.ए. खुसरो ने, ए.के. सेन ने, कल्डार ने, जे.आर. हिक्स ने। तो उपभोग कर भी लगाने का सुझाव एन कल्डार ने दिया था। तो 3 का सी सही हो जाएगा। 4, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य स्थिति है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य स्थिति क्या होती है? EMR बराबर MC, EMR MC AR AC, ये सब बराबर होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में। और कैसा आरेख बनता है पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल का आरेख? ये MC AC AR और MR, ये पूर्ण प्रतियोगिता दीर्घकाल का आरेख है। और पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म को क्या होती है? सामान्य लाभ होता है। फर्म को सामान्य लाभ इसलिए होता है क्योंकि फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है और फर्मों का प्रवेश जब स्वतंत्र होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्में उद्योग में प्रवेश करती हैं, जिससे क्या होता है? फर्मों का लाभ बढ़ जाता है और फर्मों को दीर्घकाल में स्वतंत्र लाभ मिलता है। और अल्पकाल में क्या होता है? अल्पकाल में फर्मों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, इससे फर्मों को अल्पकाल में सामान्य लाभ, हानि और असामान्य लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से 4 का आंसर सही हो जाएगा। 4 का आंसर डी सही हो जाएगा। अब पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। क्या क्या विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अगली विशेषता क्या है? बाजार में कीमत का निर्धारण कौन करता है? यह कीमत का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार करती है और पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत ग्राहक होती है फर्म, या कीमत ग्रहण करने वाली प्राइस टेकर होती है फर्म। और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की मांग कैसी होती है? पूर्णतया लोचदार, ये अनंत होती है। मांग की लोच अनंत होती है और मांग की आड़ी लोच भी अनंत होती है और मांग की लोच भी अनंत होती है। और इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः स्थानापन्न, सहजातीय और समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जिसको MRSXY कहा जाता है, ये 1 के बराबर होती है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं क्या होती हैं? प्राप्त होती, पूरी जानकारी होती है। और इसके अलावा परिवहन लागत का अभाव होता है और साधन अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और अल्पकाल में फर्मों में प्रवेश प्रतिबंधित होता है, लेकिन दीर्घकाल में
फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है। तो ये कुछ विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की हो गई। अगला 5 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की लोच या मांग की कीमत लोच कैसी होती है? तो अभी बताएं, मांग की कीमत लोच या आड़ी लोच दोनों अनंत होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता में। और मांग वक्र कैसा होता है? पूर्णतया लोचदार होता है। ये मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। अगला क्वेश्चन, यदि एमपीसी शून्य हो तो गुणक का मूल्य क्या होगा? यदि एमपीसी शून्य हो तो गुणक का मूल्य 1 होगा। कैसे होगा एमपीसी का मान शून्य? इसको हल करके देख लेते हैं। एमपीसी के बराबर क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी का मान कितना दिया है? यदि एमपीसी शून्य हो तो शून्य, तो 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसका मान 6 का ए सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर होती है न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, एबीसी तीनों। तो तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर न्यूनतम होती है। तरलता जाल का सिद्धांत प्रोफेसर कीन्स ने दिया था। और ये स्थिति जो है तरलता जाल की स्थिति होती है। और यहाँ मांग वक्र कैसा होता है? पूर्णतः लोचदार होता है। प्रारंभ में लोचदार मांग वक्र होता है। जैसे जैसे ब्याज दर घटती जाती है तरलता कम होती जाती है, न्यूनतम होती जाती है। और ब्याज दर पूर्णतः वो मांग वक्र पूर्णतः क्या होता है? लोचदार होता है, चला जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर होती है, न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ब्याज के सट्टा सिद्धांत के जनक हैं। तो ब्याज के सट्टा सिद्धांत के जनक बाउम्बार्क हैं। सी सही हो जाएगा 8 का। 9 नंबर, सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग, ये भी कीन्स द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। कीन्स ने अपने तरलता सिद्धांत में, मुद्रा के तरलता सिद्धांत में मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताए थे। एक तो आकस्मिक उद्देश्य, जो आकस्मिक उद्देश्य है वह आय पर निर्भर होती है। और दूसरा पूर्वोपायी उद्देश्य, जो पूर्वोपायी उद्देश्य है वह भी आय पर ही निर्भर होती है। और जो तीसरा उद्देश्य था सट्टा उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य किस पर निर्भर होती है? मुद्रा की सट्टा मांग या सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर का फलन होती है। तो इस प्रकार से इसमें क्या पूछा गया है? सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है आय पर। आय पर तो वो आकस्मिक और पूर्वोपाय मांग निर्भर करती है। बचत पर ना आय होगा, ना बचत होगा, ना विनियोग होगा, ब्याज दर होगा। डी होगा, 9 का डी सही होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर विक्सल ने किया था, ये सही हो जाएगा। 11 नंबर, ब्याज की प्राकृतिक दर के प्रतिपादक हैं। ब्याज की प्राकृतिक दर के प्रतिपादक विक्सल, फ्रीडमैन, मार्शल, रिकार्डो। तो विक्सल, प्रोफेसर विक्सल हैं। अगला क्वेश्चन तरलता जाल से संबंधित है। तरलता जाल वक्र का यह भाग जो x अक्ष के समानांतर होता है तरलता जाल कहलाता है। यह बतलाता है ए नंबर कि ब्याज दर शून्य नहीं हो सकती है, सही है। बी नंबर कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की एक न्यूनतम दर होती है, उससे कम नहीं हो सकती, यह भी सही। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर एक न्यूनतम दर होती है, इससे नीचे ब्याज दर नहीं हो सकती। यहाँ तरलता जाल में फंस जाती है कि अगला, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में मौद्रिक नीति असफल हो जाती है, यह भी सही है। मौद्रिक नीति असफल हो जाती है और इसके स्थान पर प्रोफेसर कीन्स राजकोषीय नीति का सहारा लेने की बात करते हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं। 12 नंबर में डी सही हो जाएगा। 13 नंबर, यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो उसका मजदूरी स्तर क्या होगा? स्थिर रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो इसमें बढ़ जाएगा, बी सही होगा। 14 नंबर, मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
एडम स्मिथ, रिकार्डो, पीगू, हैवर्लर। तो मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक एडम स्मिथ हैं। ये सही हो जाएगा। 15 नंबर, एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी की माप है। ए, कर के उपरांत उसकी बची आय। बी, उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का मौद्रिक मूल्य। सी, उसकी आय की क्रय शक्ति। और डी, उसकी प्रतिदिन की औसत आय। तो एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी की माप है उसकी आय की क्रय शक्ति। सी सही हो जाएगा 15 का। 16, लगान, मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शामिल करने वाले अर्थशास्त्री हैं। कौन हैं? हिक्स, स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो। तो लगान, लाभ एवं मजदूरी को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्रोफेसर रिकार्डो ने शामिल किया था। 16 का डी सही हो जाएगा। 17, लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, यह कथन किसका है? मार्शल, रिकार्डो, एडम स्मिथ, पीगू। तो यह कथन प्रोफेसर रिकार्डो का है। आभासी लगान के प्रत्यय को प्रतिपादित किया। आभासी लगान के प्रत्यय को फिशर ने, मार्शल ने, रिकार्डो ने, इनमें से कोई नहीं। तो आभासी लगान का सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। अगला, आभासी लगान कब उत्पन्न होता है? अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति अल्पकाल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आभासी लगान अल्पकाल में उत्पन्न होता है। क्या है आभासी लगान? इसको जान लेते हैं। आभासी लगान के बारे में प्रोफेसर मार्शल ने बताया, आभासी लगान एक अस्थायी अतिरेक है जो अल्पकाल में मशीनों और अन्य पूंजीगत साजो सामान के स्वामियों को प्राप्त होता है, परंतु दीर्घकाल में इसकी पूर्ति क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण यह समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आभास लगान कहाँ किसमें प्राप्त होता है, किस टाइम में, अल्पकाल में या दीर्घकाल में? तो अल्पकाल में प्राप्त होता है। और इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया प्रोफेसर मार्शल ने। क्या बताया? आभास लगान बराबर क्वॉशिएंट बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस TVC, टोटल वेरिएबल कास्ट, मतलब कुल आगम माइनस कुल परिवर्तनशील लागत का सूत्र इसके लिए मार्शल ने प्रयोग किया। तो अल्पकाल कब उत्पन्न होता है? आभास लगान कब उत्पन्न होता है? अल्पकाल में। 19 का ये सही हो जाएगा। 20, कुल आभास लगान बराबर होता है, अभी जो बताए थे, कुल आभास लगान बराबर TR, टोटल रेवेन्यू माइनस TVC, कुल आगम माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। तो सी सही हो जाएगा। सी सही इसमें दिख रहा है, बाकी सब गलत है। अगला, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में AR, MR, AC, MC सब बराबर होती हैं। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डी इसमें लगा सकते हैं। MR बराबर MC, ये AR AC हो जाएगा और MR MC हो जाएगा। ये डी सही हो जाएगा। क्या है? 21 का डी सही हो जाएगा। 22, निम्न चित्र में संतुलन की आवश्यक दशा रही है। सामान्य से अधिक लाभ, सामान्य लाभ, हानि। इसमें क्या बताया गया है चित्र में? इस चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। जब वस्तु की कीमत OP0 है, या वस्तु की उत्पादन लागत कह सकते हैं, ये सी उत्पादन लागत OD है, मतलब वस्तु बनके तैयार हो रही है OD कीमत पर और वस्तु की बिक्री हो रही है, यह कीमत है वस्तु की OP0। तो ऐसी दशा में क्या होगा? मान लेते हैं वस्तु की लागत है 20 रुपये और कीमत है 12 रुपये। तो ऐसी दशा में 8 रुपये की हानि होगी। तो अगर इसमें देखा जाएगा तो DP0 के बराबर हानि होगी फर्म को या उद्योग को। तो इस प्रकार से 22 का इस आरेख में हानि की स्थिति को दिखाया गया है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में पारित किया गया था और 1935 में RBI ने कार्य करना प्रारंभ किया था।
और आरबीआई का लेखा वर्ष बदल कर क्या कर दिया गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। 14 नंबर, बैंक रेट निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? भारत सरकार द्वारा, एसबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा, सेबी द्वारा। तो बैंक रेट आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। 24 का सी सही हो जाएगा। 25 और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है रिकार्डो को, एजवर्थ को, बियोहलिन को, वाइनर को। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय बियोहलिन को दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 25 का बी सही और सी सही हो जाएगा, सी।